मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अंबेडकर की विचारधाराओं के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अंबेडकर्स पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल थॉट, अंबेडकर की राजनीतिक और संवैधानिक विचारधारा के ऊपर। और अगर हम अंबेडकर की राजनीतिक और संवैधानिक विचारधारा के ऊपर बात करने जा रहे हैं तो हमें एक चीज ध्यान में रखना होगा कि अंबेडकर की संवैधानिक और राजनीतिक विचारधारा इतना विस्तृत थी कि उस पर हम कितना भी बड़ा लेक्चर बनाए, हम कितनी सारी बातों को इंक्लूड करें, वह कम ही रहेगा, क्योंकि उनकी यह विचारधारा अत्यंत विस्तृत थी। वो स्वयं भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ये अच्छी तरह हम सब लोग जानते हैं। तो उनकी विचारधाराओं के कुछ बिंदुओं को हम यहाँ पर लाने का प्रयास करेंगे। अब अंबेडकर की राजनीतिक विचारधाराओं का विस्तार आप इन्हीं बात से समझिए कि वो कहते हैं कि आई लाइक दैट रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। वो सीधी बात कहते हैं कि हमारे लिए धर्म का मतलब केवल इतना है कि वो धर्म है जो कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी को बढ़ावा देता हो। यहां पर इस लाइन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका धर्म का अर्थ क्या है। समाज में सबको समानता मिले, सबको स्वतंत्रता मिले और समाज में भाईचारा रहे, यही असली धर्म है। और यहीं से उनकी पॉलिटिकल और संवैधानिक विचारधारा का एसेंस समझ में आ जाता है। अब अगर हम उनकी राजनीतिक विचारधाराओं को कुछ छोटे में, कुछ क्रम में देखना चाहें तो आप देखिए, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का समर्थन करते थे। वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का समर्थन करते थे और कहते थे कि अगर मैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में से अगर मुझे कोई एक सिस्टम चुनना हो तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज ऑल द मार्क्स ऑफ ए पॉपुलर गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको मैं पूरे मार्क्स दूंगा, उसको पूरे मार्क्स दूंगा। और क्यों? क्योंकि यह ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल, यानी डेमोक्रेसी की जो वास्तविक विचारधारा है, जो वास्तविक सोच है, उसको अगर कोई पूरा करता है तो वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। और इसी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर उन्होंने भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया। और पार्लियामेंट्री सिस्टम की सफलता आज तक हम देख रहे हैं कि अगर हम किसी और सिस्टम को अडॉप्ट करते थे तो हो सकता है कि आज हम डेमोक्रेसी को उतना समझ नहीं पाते, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कारण ही आज गरीब से गरीब व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी लिंग का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, आज निर्भीक होकर मत देता है, वोट देता है और कहता है कि ये जो सरकार का गठन हुआ है वो हमारी सरकार है, ये जो संसद है ये हमारी संसद है, इसे हमने बनाया है। यही तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के माध्यम से वो देश के भीतर समानता लाने की बात करते हैं और साथ ही साथ प्रजातंत्र की मजबूती के लिए ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल की जो सोच है उसे भी स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें, हमारी बात अंबेडकर के थॉट के बारे में दो चीज समझ में आ गया। पहली चीज, उनका मतलब धर्म से मतलब है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। और जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उनका मतलब है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। अब एक और बात, जो वो संविधान के बारे में सोचते हैं, यानी कि उनकी ये राजनीतिक विचारधारा है जिसमें वो समानता लाने के लिए, लोगों को फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता महसूस कराने के लिए, देखिए वो क्या कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलिटी। यानी कि अगर संविधान के बारे में मुझसे कोई पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो वो कहते हैं आई कुड नॉट रेफर एनी अदर आर्टिकल एक्सेप्ट दिस वन, यानी कि आर्टिकल 32। यानी अनुच्छेद 32 के अलावा मैं किसी भी और अनुच्छेद को इतना महत्व नहीं दे सकता, क्योंकि इस अनुच्छेद के बिना तो पूरा संविधान ही शून्य हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि वो कहते हैं इट इज वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यही तो संविधान की आत्मा है और यही संविधान का हृदय भी है। संविधान की आत्मा और संविधान के हृदय के रूप में आर्टिकल 32 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात उन्होंने की है। जो हम लोग फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, उन फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 को वे कहते हैं कि यही वो आर्टिकल है जो संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय है। यही वो अनुच्छेद है जब जनता के हितों को कुठाराघात होगा, जब जनता के मूल अधिकारों का हनन किया जाएगा, तो यही वो आर्टिकल है जो संविधान को बचाएगा, लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। और इसीलिए वो आर्टिकल 32 को इतना महत्व देते हैं। अंबेडकर की राजनीतिक विचारधाराओं में एक और खास बात देखने को मिलती है कि भारत के संविधान के बारे में जब वो तुलना करते हैं किसी और देश के संविधान से, तो वो कहते हैं कि विश्व के बहुत सारे देशों में संघीय व्यवस्थाएं हैं। सही बात है, विश्व के बहुत सारे देशों में संघीय व्यवस्था फेडरल कैरेक्टरिस्टिक है, यानी सेंटर और स्टेट के बीच कार्यों का विभाजन है, सेंटर और स्टेट के बीच अधिकारों का विभाजन है, स्पष्ट विभाजन है। बहुत सारे देशों में संघीय व्यवस्था है, लेकिन वो सारी व्यवस्थाएं संघवाद के अपने कड़े स्वरूप में है। मतलब अगर हम संघवाद में कभी जरूरत पड़ने पर बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते, लेकिन हमारा भारत का संविधान जो है वो सामान्य परिस्थितियों में तो संघवाद के स्वरूप में होता है। इन ऑर्डिनरी कंडीशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इन फेडरल नेचर। और जैसे ही कोई विकट परिस्थिति पैदा होती है, जैसे ही कोई समस्या खड़ी होती है, जब राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रश्न खड़ा होता है, तो यह जो है एकता वाली स्थिति में यानी कि एकात्मक स्थिति में परिवर्तित हो जाती है। ये खूबसूरती है हमारे संविधान की, और इस खूबसूरती को लाने का जो काम किया है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। उन्होंने इस तरीके से आपातकाल इमरजेंसी प्रोविजन का समर्थन किया। जब इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में चर्चा चल रही थी तो संविधान सभा में कई लोगों ने भारतीय संविधान के इस स्वरूप पर जो है उन्होंने आलोचना की। उन्होंने कहा इससे तो संघवाद जो है वो अर्थहीन हो जाएगा, इससे जो राज्यों के अधिकार हैं वो समाप्त हो जाएंगे, ऐसा करना उचित नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब इमरजेंसी प्रोविजंस पर बात कर रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा यह सही है कि विश्व के तमाम देशों में संघवाद अपने कठोर स्वरूप में मौजूद है, लेकिन भारत का संविधान कुछ विशिष्ट है और ये विशिष्टता कुछ विशेष कारणों से उसे दी गई है। उन्होंने कहा कि सामान्य स्थिति में, जब हमारे देश में सामान्य स्थिति है, कोई पृथकतावादी, कोई सेपरेटिज्म की घटना नहीं हो रही है, तो राज्यों को भी वही अधिकार है, केंद्र को भी वही अधिकार है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं, राज्य सूची के विषयों के आधार पर प्रशासन चला सकते हैं, केंद्र के जो संघीय सूची है उस विषय पर कानून बना सकते हैं, उसके आधार पर प्रशासन चला सकते हैं। और कुछ विषय उन्होंने ऐसे भी रखे जो यूनियन लिस्ट, जो संघ भी उस पर कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। तो बड़े ही शानदार ढंग से उन्होंने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब व्यवस्थाएं की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आपातकाल का उपयोग सामान्य परिस्थितियों में नहीं होना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ इसका उपयोग होना चाहिए तब जब राष्ट्र किसी खतरे में हो, जब राष्ट्र के ऊपर कोई युद्ध आ गया हो, कोई इस तरह की घटना हो गई हो कि अब राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए केंद्र के पास सारी शक्तियां होनी चाहिए, प्रेसिडेंट के पास सारा पावर होना चाहिए, तभी इमरजेंसी प्रावधान का उपयोग किया जाना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 का प्रयोग पूरी सावधानी से की जाए। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट एंड आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसका आज तक भारत में प्रयोग 360 का यानी वित्तीय आपात का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहां पर वो ये चीज भी कहते हैं
हैं कि इसमें हमारे जो शासक हैं, हमारे जो सत्ताधारी लोग हैं, उनकी ईमानदारी बहुत जरूरी है, उनके अंदर की नैतिकता, मोरालिटी बहुत जरूरी है। अगर वो स्वार्थ प्रेरित होकर, अगर वो सत्ता के मद में चूर होकर, अगर हमारे इन संविधान के इन प्रावधानों का उपयोग करने लगेंगे तो ये बहुत समस्या खड़ी होगी। और इसके लिए भी उन्होंने सावधानी बरती है। उन्होंने कहा कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हम बना लें, कितना ही अच्छा बना लें, अगर हमारे जो प्रशासक हैं, हमारे जो शासक हैं, अगर वो पूरे ईमानदार और उन संविधान के प्रावधानों को सही ढंग से लागू करने की सोच नहीं रखेंगे तो फिर संविधान जो है उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा। लेकिन इस चीज को भी उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। देखिए वो क्या कहते हैं कि ये जरूरी है कि अगर हमें संविधान को बेहतर बनाना है और उसे सही ढंग से चलाना है तो संविधान में प्रशासनिक प्रावधानों के विस्तार पूर्वक व्याख्या का उन्होंने समर्थन किया। इसी समस्या को हल करने के लिए उन्होंने ये बात रखी कि हमारे संविधान में कोई भी बात होगी वो पूरी तरह से विस्तृत रूप से उसकी व्याख्या होगी, पूरी तरह से डिटेल में होगा। और ऐसा क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि जो भी भावी शासक है, जो भी शासक है, जब संविधान का वो उल्लंघन करना चाहे, जब वो दुरुपयोग करना चाहे तो ऐसा न कर सके, क्योंकि सारे जो प्रावधान है, सारी जो बातें हैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता दी गई हैं। तो कोई भी शासक, कोई भी प्रशासक, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब संविधान में बातें स्पष्ट है, स्पष्ट तौर पर बताई गई है तो उसका पालन करना जरूरी है। वो अपनी मर्जी से कुछ भी चीज नहीं कर पाएगा। और यही कारण है कि उन्होंने कई चीजों को बहुत विस्तृत रूप से समझाया। उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बहुत विस्तृत रूप से बताया। आर्टिकल 79 to 122 जिसमें कि राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में उल्लेख किया, उन्होंने जो है आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में जिक्र किया, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में उन्होंने पूरा उल्लेख किया। यहां तक कि जो हमारी जो प्रणाली है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे व्यवहारिक तौर पर बजट कहते हैं, बजट शब्द का उल्लेख वैसे मूल संविधान में नहीं किया गया है, बेसिकली किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 इस तक का भी, उसकी भी प्रक्रिया का पूरा उन्होंने उल्लेख किया है। राज्य सरकार के गवर्नर यानी राज्यपाल के अधिकार और भी विभिन्न संस्थाओं के बारे में, क्या हमारे देश की जो संस्थाएं हैं जो देश में संविधान की रक्षा का काम करेंगे, उनकी भी विस्तृत व्याख्या उन्होंने की। न्यायपालिका के बारे में, सीएजी के बारे में, यूपीएससी के बारे में हमारे देश के संविधान में स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में इतनी विस्तृत व्याख्या शायद ही विश्व के किसी संविधान में हो। और इसके पीछे कारण यही है कि हमारे देश के जो भावी शासक हैं, हमारे देश के जो रूलर्स हैं, वो किसी भी तरह से संविधान का उल्लंघन न कर सके। तो कई बार लोग चर्चा करते हैं कि भारत का संविधान बहुत ही व्यापक है, बहुत विस्तृत बन गया है, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए संविधान। तो अंबेडकर इस बात का भी जवाब देते हैं, सटीक जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि संविधान का अर्थ ही यही है, संविधान बनाने का मकसद ही यही है कि अधिक से अधिक चीजें स्पष्ट हो जाएं, अधिक से अधिक बातें संविधान में विस्तृत रूप से वर्णन कर दिया जाए, जिससे कि कंफ्यूजन की संभावना या उसके दुरुपयोग की संभावना कम से कम हो। क्यों? अब इसके पीछे भी कारण है। स्वयं वो एक विधिवेत्ता थे, वो कानून के जानकार थे, विधिवेत्ता थे, न्यायविद थे, और यही कारण है कि वो विधि की भूमिका पर बल देते हैं। वो चाहते हैं कि विधि यानी कानून यानी कि लॉ वो अधिक से अधिक प्रभावी होना चाहिए, और वो विधि ऐसी होनी चाहिए जो स्वतंत्रता और समानता की भी रक्षा करे, जो कि फंडामेंटल राइट में उन्होंने किया है, स्वतंत्रता और समानता की भी रक्षा करे। तो संविधान का इतना विस्तृत होना हमारी खुशनसीबी है कि संविधान में सारी बातें, अधिक से अधिक बातें स्पष्ट तौर पर बता दी गई हैं, और अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन, कुछ गड़बड़ी होती है तो संविधान से ही उसका जवाब आ जाता है। और ये चीज हमने देखा भी है। हमारा जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो मूल संरचना है, जो कि केशवानंद
दयानंद भारती मामले से निकल कर आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था जुडिशियल रिव्यू के बारे में, और ऐसे बहुत सारे प्रावधान थे जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को, उसकी आत्मा को कोई भी व्यक्ति नुकसान, कोई भी शासक नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भले ही संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति है, लेकिन उसके बावजूद भी वह शक्ति असीम नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। ये बात भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर से निकलकर सामने आ गई है। और अंबेडकर की ये दूरदर्शिता ही कहेंगे कि उन्होंने संविधान में वो सारी बातों को मूल ढांचे के अंतर्गत रखा जो वास्तव में जीवन जीने के लिए, स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, प्रजातंत्र के लिए जरूरी था। और यही कारण है कि विश्व में, पूरे विश्व में भारतीय संविधान की चर्चा होती है और लोग इसे उदाहरण के रूप में स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में वो भाषा को भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। जब संविधान सभा में चर्चा हो रही थी तो उन्होंने संस्कृत भाषा का समर्थन किया था। अंबेडकर सपोर्टेड संस्कृत भाषा। क्यों समर्थन किया था? क्योंकि उनका मानना था कि संस्कृत पूरे देश को भाषाई एकता के सूत्र में बांधने वाली भाषा साबित होगी। भाषाई एकता के सूत्र में, यानी संस्कृत में ही वो ताकत है कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश संस्कृत का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सके और उसके बाद फिर दूसरे रूप में उन्होंने हिंदी का समर्थन किया और हिंदी को राजभाषा के रूप में उन्होंने अपनाया। हिंदी को राष्ट्र की राजभाषा के रूप में उन्होंने समर्थन किया। और यही कारण है कि आर्टिकल 343 में, अनुच्छेद 343 में उन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने की बात की। तो जो उनकी राजनीतिक सोच थी, whatever be the political thought of Ambedkar, it can be seen in the Indian Constitution। कहने का मतलब यह है कि अंबेडकर केवल एक सोच के रूप में ही नहीं रहे, उन्होंने उस सोच को संविधान में भी उतारा। और यही कारण है कि ये सोच, यानी कि उनकी जो सोच थी और उनका जो व्यवहार था, उसमें एक समरूपता दिखाई पड़ती है। अगर वो संस्कृत और हिंदी को राष्ट्रीय एकता के रूप में देखते हैं तो उसे राष्ट्रभाषा के रूप में भी स्थापित करने की बात कहते हैं। अगर वो सरकार की भूमिका की बात करते हैं कि ये जो सरकार बनती है, ये जो संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव में बहुमत वाली पार्टी जो होगी वो सरकार का गठन करेगी। तो सरकार बना लेने से बात नहीं होगी। सरकार का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट? वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। सरकार एक कल्याणकारी संस्था होगी। अंबेडकर स्पष्ट कहते हैं कि सरकार खाली सत्ता के लिए नहीं होगी, वो वेलफेयर के लिए होगी, कल्याण करने के लिए होगी, वेलफेयर इंस्टीट्यूशन की बात होगी। लेकिन उनके मन में थोड़ा शक है कि ये जो सत्ता में आने के बाद ऐसा तो नहीं कि लोग बदल जाएंगे। तो उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, उन्होंने संविधान में देखिए आर्टिकल 36 to 51, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र करते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को डाला और उसमें वही सब बातें डाली कि सरकार को क्या करना चाहिए। सरकार को करना चाहिए, जो हमारे जो बच्चे हैं 14 साल या उससे कम उम्र के बच्चे, उनको मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करिए। भाई शिक्षा जरूरी है, तो मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करके डाला उसमें आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 44 का भी उन्होंने उल्लेख किया है, समान सिविल संहिता की बात उन्होंने की है। उन्होंने पर्यावरण को भी, एनवायरमेंट को भी महत्व दिया आर्टिकल 48A के माध्यम से। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमारे समाज में बहुत सारे पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोग हैं और पिछड़े और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए आर्थिक सहायता करना ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। आर्टिकल 46 में इसका उल्लेख किया। तो विभिन्न अनुच्छेदों में, इन डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सरकार की जिम्मेदारी को उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की। ये नहीं कि सरकार की मंशा पर छोड़ दिया कि आपकी मर्जी है, आप जैसा करना चाहें करें। नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो वेलफेयर का काम करें। खाली सत्ता में बने रहने के लिए कोई सरकार में आप नहीं आए हैं। तो यहां पर भी हमें एक अंबेडकर की दूरदृष्टि और उनकी एक विस्तृत समझ का उदाहरण यहां देखने को मिलता है।
ये सही है कि समाज में समानता लाने के लिए वो जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे, खासकर अस्पृश्यता को लेकर के वो उनके मन में बहुत सारी समस्याएं थी और उसके लिए वो दलितों के लिए संघर्ष करते रहे, जिसको आपने हमारे अंबेडकर के सोशल थॉट के बारे में आपने पढ़ा, उनकी आर्थिक विचारधारा के अंतर्गत आपने पढ़ा। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट होगा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को भी देखिए, तो स्वतः ही अंबेडकर की पूरी विचारधारा आपके जहन में अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगी और जब आप परीक्षा में बैठेंगे, आंसर लिखेंगे, आप उन विचारधाराओं को समेटकर बेहतर आंसर बना पाएंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि अब देखिए ये यहां पर भी समानता की बात करते हैं, मार्क्स भी समानता की बात कहते हैं और अंबेडकर भी समानता की बात कहते हैं, लेकिन मार्क्स की विचारधारा को वो पूरी तरह समर्थन नहीं करते। क्यों? क्योंकि मार्क्स की विचारधारा में जो संघर्ष है, जो वर्ग संघर्ष है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, वो कई बार परिवर्तित होकर के हिंसात्मक हो जाता है, आंदोलनात्मक हो जाता है। लेकिन अंबेडकर कहते हैं कि मार्क्स एक सीमा तक सही है, समाज में समानता लाने के लिए ये अच्छी विचारधारा उन्होंने दी है और वो मार्क्सवाद का समर्थन भी करते हैं, लेकिन उस सीमा तक जहां तक ये हिंसात्मक ना हो, जहां तक इससे समाज में अनावश्यक संघर्ष पैदा ना हो, केवल उसी सीमा तक वो मार्क्स की विचारधारा का समर्थन करते हैं और इस तरह से समाज में समानता लाने की जो उनकी विचारधारा है उसमें वो मार्क्स की भी मदद लेने में नहीं हिचकते हैं। इसके अलावा प्रजातंत्र की सफलता के लिए वो देखिए क्या कहते हैं, प्रजातंत्र की सफलता के लिए नैतिक तत्वों का होना भी जरूरी है, मोरल एलिमेंट्स को वो महत्व देते हैं। He is giving importance to the moral elements. Moral elements नैतिक तत्वों को महत्व देते हैं, क्योंकि अगर शासकों में, प्रशासकों में नैतिक तत्व मौजूद नहीं होंगे, अगर संविधान की मूल भावना को समझकर वो काम नहीं करेंगे, अगर वो दल बदल करने लग जाएंगे, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने लग गए, वो इमरजेंसी प्रोविजन का, जैसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन अप्लाई करने की बात आती है, अपने राजनीतिक हितों के लिए राष्ट्रपति शासन अप्लाई करने लग जाएंगे, और ऐसे तमाम अधिकार हैं, ऐसे अनेक अधिकार हैं जो राष्ट्रपति को दिए गए हैं, प्रधानमंत्री को दिए गए हैं, कैबिनेट को मिले हुए हैं, और उन सब जगहों पर यह जरूरी है कि नैतिक मापदंडों का पालन होना चाहिए, क्योंकि अगर नैतिक मापदंडों का पालन होगा तभी संविधान के अनुरूप कार्य हो सकेगा, अन्यथा संविधान का उल्लंघन पग पग पर होगा और यह एक समस्या बन जाएगी। उनकी राजनीतिक विचारधारा में प्रजातंत्र की पूर्णता की बात हुए करते हैं, यानी हमारी जो डेमोक्रेसी वो कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन कंप्लीट होगी कैसे? तो स्वतंत्रता और समानता, यानी फ्रीडम और इक्वलिटी दोनों की वो चर्चा करते हैं, और इसी कारण से उन्होंने संविधान में मूल अधिकारों की बात की है। प्रजातंत्र में मूल अधिकारों की बात उन्होंने की है। प्रजातंत्र में स्वतंत्रता और समानता के लिए स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में आप देखिए क्या बातें कहते हैं वो। अनुच्छेद 19 के तहत उन्होंने वो सब कुछ दिया है जनता को जो जनता चाहती है, जो लोगों के विकास के लिए, लोगों के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है, वो सब कुछ आर्टिकल 19 में मिला हुआ है आपको। आप अपनी अभिव्यक्ति, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) में मिला हुआ है। इसके अलावा शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अगर आप सत्ता का विरोध कर रहे हैं या आपको कोई बात सत्ता का पसंद नहीं है तो आप जो है शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार का विरोध कर सकते हैं। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। तो प्रजातंत्र को बचाने के लिए और जनता की स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए आर्टिकल 19 के तहत उन्होंने कितने अधिकार दिए हैं जनता को? नंबर 1 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नंबर 2 शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, नंबर 3 अगर लोग चाहें तो संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, और संगठन और संघ बना करके एकजुट होकर के वो काम कर सकते हैं। राजनीतिक दलों का गठन भी इसी आधार पर हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज का गठन भी इसी आधार पर हो सकता है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में राजनीतिक दलों का गठन होना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला है कि ऐसी सत्ता, ऐसा शासक वर्ग जहां विपक्ष ना हो तो उसके निरंकुश होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इसीलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए यह जरूरी है
दिस इज एसेंशियल फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दैट द पॉलिटिकल पार्टी शुड बी फॉर्म्ड। राजनीतिक दलों का गठन होना चाहिए और मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तभी जिंदा रह पाएगी। तो प्रजातंत्र को बचाना, और संसदीय प्रजातंत्र को बचाना, लोगों के हितों में उनकी स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करना, इन सब के बीच एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाने का प्रयास अंबेडकर जी ने किया। इसके अलावा देखिए आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और इसके अलावा एक और अधिकार दिया उन्होंने कि भाई आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर, किसी भी स्थान में जाकर आप रह सकते हैं, बस सकते हैं, ये भी स्वतंत्रता मिली है। और साथ ही साथ आप बेहतर समाज की बेहतरी के लिए जो वृत्ति या व्यापार, जो आप व्यापार करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं अपनी पसंद से, उसको भी अपना सकते हैं। तो इस तरह से लोगों को स्वतंत्रता देने की बात भी डॉक्टर अंबेडकर ने की है। और साथ ही साथ स्वतंत्रता से ही काम नहीं चलेगा। खाली स्वतंत्रता देने से लोगों की जो समझ और लोगों का जो विकास है वो हो जाए, जरूरी नहीं है। स्वतंत्रता के साथ साथ समानता, इक्वलिटी की भी उन्होंने बात की। और इसके लिए फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 to 18 तक की बात की उन्होंने, 14 से 18। समानता भी मिलेगा, विधि के समक्ष समानता, है ना, आर्टिकल 14। जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, आर्टिकल 15। नियोजन में अवसर की समानता की बात उन्होंने की 16 में। और अस्पृश्यता के अंत करने की बात उन्होंने की 17 में। 18 में भी संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि चूंकि अगर कुछ व्यक्तियों को कोई विशेष आप पदवी दे देते हैं, उपाधि दे देते हैं, तो एक असमानता सी पैदा होती है। हाँ, शिक्षा की बात अलग है या सेना के सेक्रीफाइस की बात अलग है, लेकिन जहां जरूरत नहीं है, इन उपाधियों की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने इसको भी ये प्रयास किया कि ऐसी उपाधियों को समाप्त किया जाए धीरे धीरे। क्योंकि तो ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटिश जो लोग होते थे वो हमारे देश में लोगों में, नागरिकों में भेदभाव पैदा करने के लिए सब काम करते थे। और इन सब चीजों को उन्होंने खत्म करने की व्यवस्था संविधान में की। तो संविधान के निर्माण में उनकी राजनीतिक विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा है। और ये सारी चीजें एक सकारात्मक रूप में हमारे सामने देखने को मिलती है, जिसमें जनता का भी हित छुपा हुआ है, जिसमें देश की एकता और अखंडता का भी हित छुपा हुआ है। राजनीतिक दलों के निर्माण में उन्होंने कहा कि भाई राजनीतिक दल तो होने ही चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तभी जिंदा बचेगी जब राजनीतिक दल होंगे। और राजनीतिक दलों में भी जो विपक्षी दल है, प्रमुख विपक्षी दल है, वो भी मजबूत होने चाहिए, जिससे कि सत्ता पर नियंत्रण रहे। तो इस तरह से संसदीय प्रजातंत्र के माध्यम से, जन कल्याणकारी शासन के माध्यम से, फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकारों के माध्यम से, इसके अलावा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए आपातकाल के माध्यम से, और साथ ही साथ प्रजातंत्र की सफलता के लिए नैतिक तत्वों की अनिवार्यता से, इसके अलावा सब भाषाई यानी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए भाषा की अनिवार्यता, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की अनिवार्यता से, और हमारे देश में जो अलग अलग किस्म की जो संस्कृतियां हैं, अलग अलग जो कल्चर हैं, उन संस्कृति की अलग अलग रक्षा हो, इसकी बात भी हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी राजनीतिक विचारधारा में करते हैं। वो ब्रिटिश शासन की इस आधार पर आलोचना भी करते हैं कि ब्रिटिश शासन जो है ये भारत में ज्यादा लंबे समय तक इसे रहने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश शासन किसी भी तरह से हमारे जो देसी शासन है यानी हमारे जो स्वदेशी शासन है उसका विकल्प नहीं हो सकता। ये तो मजबूरी है कि ब्रिटिश शासन हमारे देश में है, लेकिन ये स्वशासन का विकल्प नहीं है। वो इस आधार पर भी ब्रिटिश शासन का विरोध करते हैं कि ब्रिटिश शासकों ने दलितों की शिक्षा के लिए और उनके उत्थान के लिए कोई भी सकारात्मक प्रयास नहीं किया है, और इस तरह से ब्रिटिश शासन की वो आलोचना करते हैं और भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात यहां ध्यान रखने की जरूरत है, वो भारत विभाजन यानी पाकिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार करते हैं।
ही एक्सेप्ट पाकिस्तान एज ए कंट्री। क्यों? उसके पीछे भी कारण है। वो कहते हैं कि देखिए, पाकिस्तान इसलिए एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि इनका अलग धर्म है, इनकी अलग भाषा है और इनकी अलग संस्कृति है। तो अलग भाषा, अलग धर्म, अलग संस्कृति, अलग रहन खान पान, तो क्यों ना हम इन्हें एक देश के रूप में, अगर उनकी डिमांड है और वो रहना चाहते हैं, तो एक देश के रूप में उन्हें अलग किया जा सकता है। तो इस आधार पर उन्होंने भारत और पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के एक राष्ट्र के रूप में समर्थन भी किया है। यानी कि वो पाकिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में समर्थन करते हैं, ये बात यहां पर स्पष्ट हो जाती है। हाँ, वो हिंसा के विरोधी हैं और कहते हैं कि अगर आप सरकार का या सत्ता का विरोध करना चाहते हैं तो आपके पास फंडामेंटल राइट है ना, आपके पास संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, आपको जो है शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, उसका उपयोग कीजिए ना। आर्टिकल 19 में ये राइट अंबेडकर के माध्यम से, संविधान के माध्यम से लोगों को मिला हुआ है। तो हिंसा विरोधी और संवैधानिक साधनों का उपयोग करके सार्वजनिक आंदोलन को चलाने की वो वकालत करते हैं। यानी कि अगर आंदोलन चलाना भी है, अगर सत्ता का विरोध भी करना है, तो संवैधानिक साधनों से, और खुद भी कई मौकों पर उन्होंने इसका उपयोग भी किया। तो इस तरह से अंबेडकर की विचारधाराओं को, राजनीतिक और संवैधानिक विचारधाराओं को हमने यहाँ पर देखा। और फिलहाल इसको एक समरी के रूप में देख लेते हैं कि अंबेडकर अल्टीमेटली क्या बात कहते हैं। तो पहली चीज तो ये कि उन्होंने पहली बात तो यही कही कि जो हम रिलीजन की अगर बात करते हैं तो असली धर्म वही होता है जो लोगों को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करता है। दूसरी बात, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का उन्होंने समर्थन किया, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपने आप में वो तरीका है जिससे कि लोगों की स्वतंत्रता भी मेंटेन रह पाएगी और समानता भी बनी रहेगी और कल्याणकारी शासन का जो है इंतजाम भी हो जाएगा। आर्टिकल 32 को उन्होंने सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। क्यों? क्योंकि इससे लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा होगी, क्योंकि स्वतंत्रता का उद्देश्य भी यही है। इसके अलावा उन्होंने आपातकाल का इसलिए जरूरी बताया कि जब राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में हो या कोई ऐसी समस्या हो जहां पर राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना जरूरी है, वहां पर आपातकाल अगर आवश्यक हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने आपातकाल के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बचाने का प्रयास भी किया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में चूंकि वो स्थापित करना चाहते हैं, तो उन्होंने राजनीतिक दलों का समर्थन किया और राजनीतिक दलों का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से वो एक विपक्ष की स्थापना, विपक्ष को एक मजबूत विपक्ष की वकालत करते हैं संसदीय व्यवस्था में, और इससे सत्ता पक्ष पर नियंत्रण बना रहेगा, इसकी चर्चा करते हैं। सत्ता पक्ष का मुख्य उद्देश्य उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि संविधान के मुताबिक कल्याणकारी शासन की व्यवस्था होगी और जनता का कल्याण करना उनका मुख्य उद्देश्य होगा। जब भाषाई एकता की बात होती है तो उन्होंने पहले तो संस्कृत का समर्थन किया कि संस्कृत वो ताकत है पूरे देश को एकजुट रख सकती है, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, जिसका उल्लेख आर्टिकल 343 में देखा जा सकता है। साथ ही साथ वो प्रजातंत्र की सफलता के लिए नैतिक तत्वों की अनिवार्यता का भी समर्थन करते हैं। और चूंकि वो एक विधिवेत्ता थे, न्याय शास्त्री थे, और यही कारण है कि वो संविधान को पूरी तरह स्पष्ट रूप से देखना चाहते थे, संविधान को पूरी तरह स्पष्ट रूप से स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में ये बात थी कि ऐसा ना हो कि जब सत्ता में आने वाले लोग या शासक वर्ग संविधान का दुरुपयोग करें या अपने हित में वो उपयोग करने लग जाए। इसीलिए वो कहते हैं कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हम बना लें, लेकिन अगर उसे उपयोग करने वाले लोग, उसका इस्तेमाल करने वाले लोग अगर ईमानदार नहीं होंगे तो समस्या खड़ी होगी। इसीलिए उन्होंने संविधान को अधिक से अधिक व्यापक बनाया और अधिक से अधिक घटकों को उन्होंने एक्सप्लेन किया। वो एक धर्मनिरपेक्ष शासन की व्यवस्था करते थे। वो कहते थे कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म के लोग उनके लिए बराबर होंगे। धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का उन्होंने समर्थन किया, और यही कारण है कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 to 28 उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता की बात स्पष्ट रूप से कही है।
हाँ, उनका बौद्ध धर्म के प्रति थोड़ा प्रशंसा का भाव जरूर था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में शायद सोशल या इकोनॉमिक थॉट में ये एक्सप्लेन भी किया कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन वो एक शासक के रूप में धर्मनिरपेक्षता के प्रमुख समर्थकों में से एक थे। तो इस तरह से हमारे अंबेडकर महोदय की राजनीतिक विचारधारा के बारे में हमने यहाँ पर विस्तृत रूप से देखा। अगली क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे अंबेडकर के सामाजिक न्याय की विचारधारा में, और साथ ही साथ हम गांधी के साथ उनकी तुलना का आपको क्लास भी आपके सामने रखेंगे। आपने हमारी बातों को बहुत ही गंभीरता से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी आपसे यही गुजारिश होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट शेयर और लाइक करेंगे तो ये मेरे लिए मोटिवेटिंग होगा। थैंक्स।